डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को आज बात करनी है। बहुत सारे बच्चे अब जैसे नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुका है ना, आप लोगों को फॉर्म भरना है। ये सब चीजों से आप लोग फ्री हो जाएंगे, बट एक चीज बहुत सारे बच्चों के मन में रहती है कि यूपीएससी में जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। इस चीज को लेकर मन में एक दुविधा बनी रहती है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें आज बताने वाला हूं जिससे अगर आप जिन उन बातों को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उससे आप लोगों के बहुत सारे मार्क्स एग्जामिनेशन हॉल में बूस्ट हो सकते हैं। ज्यादा नहीं तो 20 से 30 मार्क बहुत मार्क्स जो हैं बहुत इजीली जो हैं आप लोग ज्यादा कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को एक चीज देखने की जरूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल की रेलिवेंस, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर क्या है ना। हम लोग प्रीलिम्स को लेकर बात करते हैं। एक तो ये चीज ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे पहले तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी करते हैं और कई कई सालों की मेहनत भी होती है, उसके बावजूद भी जो एग्जाम हॉल है उसमें जाकर पैनिक कर जाते हैं। तो उनके बहुत संभावना है कि पेपर उनका खराब हो जाता है और उस साल जो है सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती। तो पहली चीज तो पैनिक ही नहीं करना है ना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि देखिए आपके पैनिक करने से कुछ खास होने वाला है नहीं, है ना। स्ट्रेस से भी कुछ होने वाला है नहीं, डर लगने से भी कुछ होने वाला है नहीं। आपका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाएंगे तभी आप यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो फिर उसी पे काम किया जाए, है ना। क्यों फालतू चीजें दिमाग में सोच के या स्ट्रेस को क्रिएट करके या ओवर थिंकिंग करके पैनिक करके अपनी चीजों को या अपने बनते काम को खराब कर लिया जाए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में काम करने की जरूरत है जिससे आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग इस चीज को देखो। देखिए, जैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, मान लो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने मन में जब भी आपको पेपर मिल जाए, जैसे ही आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन के टाइम में पेपर मिल जाए, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल कर लेना है ना। थोड़ा सा, चाहे आपका मन उस टाइम पे बड़ा अस्थिरता को महसूस कर रहा हो, तो आप लोग थोड़ा सा अपने मन को बोलेंगे कि कुछ भी खास नहीं हुआ है। जैसे एक बड़ा कॉमन सा वो डायलॉग जो है मूवी का भी है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो पेपर मिलने के टाइम पे ये चीज करनी है। उसके बाद जैसे आप मान लो नॉर्मल हो गए, पेपर अटेम्प्ट करना आप स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप 3 राउंड में पेपर को डील करो। पहले ऐसे सवाल करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरे नंबर पे वैसे सवाल करो जिन सवालों में आप दो ऑप्शंस को लेकर डाउट में हैं, मतलब दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं और दो में आप फंसे हैं। तीसरे लेवल पर आप वो सवाल अटेम्प्ट करो जिनमें आपको लगता है कि आपने कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, और लास्ट में जो चारों अगर कहीं आप नहीं बैठ रहा है सटीक, चारों ही ऑप्शन में से एक भी आपको नहीं पता है, तो फिर उस सवाल को आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, है ना। ये स्ट्रेटेजी पहले तो काम करती थी, बट अब जो है इस स्ट्रेटेजी को लेकर थोड़ा पिछले 3-4 सालों से इंप्लीमेंटेशन करना इसको मुश्किल है। तो मेरा मानना यह है कि आपको पहले सवाल से ही पेपर को सॉल्व करना शुरू करना चाहिए, है ना। जैसे मैं एक चीज कहूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जैसे मान लो जिस सब्जेक्ट को लेकर आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, चाहे पॉलिटी है चाहे इकोनॉमिक्स है ना, जिस भी सब्जेक्ट को लेकर आप कंफर्टेबल हैं, पहले आप उसके सवाल उठाइए। मेरा मानना यह है कि अगर मान लीजिए आप पहले पॉलिटी कर लें या बाद में हिस्ट्री करें या बाद में इकोनॉमिक्स करें, आपको पेपर तो सारा ही करना है ना। तो इस दुविधा में, इस द्वंद में पढ़ने की जरूरत क्या है। आपको ज्यादा से ज्यादा कितने सवाल छोड़ने हैं? 12 से 15 सवाल आप लोगों को छोड़ने हैं। लगभग 85 से 87 सवाल तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही है। तो जब पता है कि बहुत सारा पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही है, तो पहले स्टार्टिंग से ही हम लोगों को इस चीज पे काम करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग से ही काम जो है सवाल डील करते रहना चाहिए, है ना। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 15 सवाल किए और मान लीजिए उसमें आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस सटीक नहीं बैठ रहा है, या मेरा मन जो है मुझे लग रहा है कि मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं। कोई भी सेक्शन हो सकता है वो, है ना, वो डिपेंड करता है यूपीएससी की कौन सी सीरीज आपको मिली। तब भी परेशान नहीं होना है। आप ये मान के मन को बोल सकते हो कि 15 सवाल अगर मान लो ये नहीं भी आए तो इससे ऐसा थोड़ी मुझे तो बहुत कम। आप सोचिए कितने नंबर चाहिए आपको, लगभग 75 कट ऑफ लास्ट ईयर की ऑफिशियल थी, इस बार 85 मान लो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको 100 नंबर में आपका बहुत इजीली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस टाइम पे क्वालिफाई हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। आपको कितने सवाल सही चाहिए? लगभग 50 सवाल के आसपास काट पीट के आपको सही चाहिए। तो फिर 15 सवाल या 20 सवाल या 25 सवाल शुरू के नहीं भी हो रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है ना। दूसरी चीज,
उसके अलावा एक चीज और ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो मैं कई बार बच्चों को बताता रहता हूं, वो ये है किसी भी एक सवाल पर फंसना नहीं है ना, फंस नहीं जाना है किसी भी एक चीज पर। जैसे मान लीजिए कोई सवाल नंबर 15 है, आप लोग को आपको लगता है कि ये सवाल मैंने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है और मैं इसको हर हाल में अटेम्प्ट करूंगा, तो आप उस पर टाइम से टाइम दिए जा रहे हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। इतना समय देने के बाद में भी आपका वो सवाल गलत हो जाए, तो फिर इस समय का क्या फायदा हुआ। जिस सवाल पे आपको लग रहा है कि नहीं ये शायद मेरे से नहीं बन पाएगा या इसके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उस सवाल को छोड़कर जल्दी से आगे बढ़ना है। सेम स्ट्रेटेजी आपको सीसेट के पेपर में करनी है। अगर आपको मैथ या रीजनिंग का कोई सवाल आपने उठाया है और उस सवाल को लेकर आपको लगता है कि 2 ढाई 3 मिनट हो चुके हैं, सवाल नहीं बन रहा है, तो उसमें फंसे मत रहिए। रीजनिंग के सवालों में ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है, आप उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें, है ना। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए आपने जो जिनमें आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता है, मान लो आपने वो सवाल नहीं देखा है, सुना भी नहीं है उसके बारे में, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि मुझे इसको हर हाल में या मैं इसको अटेम्प्ट करूं, मुझे थोड़ा लालच वाला मन होने लगे, वो चीज नहीं करनी है। अगर चारों ऑप्शन में एक भी आपको नहीं पता है तो उस सवाल को छोड़ देना है ना। चाहे ऐसे सवाल 15 हो, चाहे ऐसे सवाल 18 हो, और चाहे ऐसे सवाल 20 क्यों ना हो, अगर 20 ऐसे सवाल हैं तब भी अगर आप छोड़ देंगे, उससे आपकी नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग होने की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ा सा कम रहेगी, है ना। उसके अलावा कौन सी चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत, लगातार जैसे कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने देना है। जैसे मान लीजिए शुरू के 20-25 सवाल आपने किए और आपको लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ले आना है, क्योंकि अभी 75 सवाल बाकी है ना। तो ना तो कॉन्फिडेंस को बहुत गिरने देना है और ना ही कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होने देना है। एक बैलेंस तरीके से अपने जो कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है। और जो लास्ट का सवाल है, जैसे मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, 100वां सवाल कर रहे हैं, तब तक अपने आप को स्थिर बना के रखना होगा। क्योंकि देखिए जब तक 100 सवाल आप नहीं कर लेते, 100 बिट्स आप लोगों ने नहीं अप्लाई कर लिया है, चीजें नहीं कर ली, तब तक आप किसी नतीजे पर मत पहुंचिए कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, मेरा पेपर बुरा है। इवन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे 1 घंटा पेपर को हो जाता है, तब भी लोग सोचने लगते हैं कि हाँ ये पेपर अच्छा है, ये पेपर मुश्किल है, ये पेपर आसान है। इस तरह की मेंटालिटी बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है। वहीं पे जज नहीं करना है। आपको क्या पता वो पेपर अभी किस लेवल का है या उसमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बहुत सारे लोग जो हैं पेपर 1 के बाद कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने लगते हैं, है ना। उससे क्या होगा, सीसेट के पेपर से पहले अगर आपको थोड़ा सा आराम मिलना है, वो आराम नहीं मिल पाएगा। आप माइंड को लगातार वर्क करवा रहे हैं और उसके चलते सेकंड पेपर जो है आपका सीसेट, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो खराब हो जाए। अगर आपने बाहर नकारात्मक बातें सुन ली, नेगेटिव सुन लिया कि नहीं कट ऑफ जो है इस बार ज्यादा जाने वाला है, पेपर आसान था, और आपकी चीजें अच्छी नहीं रही हैं, उसके चलते आपका सीसेट का पेपर खराब हो जाएगा। और इवन अगर आपका जीएस निकल भी रहा होगा, बाद में अगर आपने देखा और एक आध नंबर से आप सीसेट में रह गए, तो कितना ज्यादा बुरा आप लोगों को फील हो सकता है ना। उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खा के नहीं जाना एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो इससे जिससे आपकी तबीयत को लेकर दिक्कत हो, आलस बहुत ज्यादा महसूस हो, दिन का पेपर है सीसेट को लेकर, तो वो सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत। एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ही, जैसे मान लीजिए आप 2 ऑप्शंस को लेकर आप लोग पहुंच चुके हैं कि इनमें दोनों में से ही आंसर होने वाला है। तो कई बार क्या लगता है ना, जैसे आप ना किसी एक ऑप्शन की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो ए ही होना चाहिए। मान लो आपको ये लगता है कि ए और बी में से आप कंफ्यूज हैं और आपको लगता है ए आंसर ज्यादा सटीक लग रहा है, अगर तो 100% श्योर है तब तो आप ए की तरफ जाइए। बट अगर आपको डाउट लग रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आपको बी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना, हम जिस मेंटेलिटी से या जिस तरीके से सोच रहे होते हैं, ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपका बी आंसर ही सटीक बैठे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें।